गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 9 मई और 9 मई का करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे देखेंगे हम। डेली इस टाइम पे आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ये हमारा चैनल है सीधी शिक्षा 8887। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको करंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे? तो ये कंपनी है बोइंग, है ना। बोइंग के जो स्पेस लाइनर है, इसके द्वारा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाना जाए, ये सुनीता विलियम्स, ये इनका जो है थर्ड अटेम्प्ट है अंतरिक्ष के लिए। इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था 2006, 2012, अब तक। अब थर्ड 2024 में ये अंतरिक्ष में जाने वाली है। 2024 में ये 6 मई को अंतरिक्ष में जाने वाली थी, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अभी ये पोस्टपोन कर दिया गया और सुनने में आया है कि 17 ऑफ मई को ये उड़ान भरेंगी, बट ऑफिशियल डेट अब तक क्लियर डेट नहीं आया है। अगर स्पेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाना जाए तो ये जो यूएसए की बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से ये उड़ान भरेंगे। यूएसए की जो बोइंग कंपनी है स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से क्या करेंगे? उड़ान भरेंगे। अब महिलाओं की बात करें जाए तो अब तक 3 भारतीय महिलाएं स्पेस में जा चुकी हैं, है ना। 3 भारतीय महिलाएं स्पेस में जा चुकी हैं। पहला आपका कल्पना चावला, दूसरी जो है सुनीता विलियम्स, तीसरी जो है सिरिसा सिरिसा बांदला जी। तो कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम्स जी और सिरिसा बांदला जी हैं, जो कि अब ऐसी 3 भारतीय महिलाएं स्पेस में जा चुकी हैं। अगर चांद पर जाने वाली पहली महिला की बात की जाए तो वो है क्रिस्टीना कोच। चांद पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच। और चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति की बात की जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस याद रखना है। अगर अंतरिक्ष में भेजा जो पहला मानव निर्मित उपग्रह, वो कौन सा है? स्पुतनिक। स्पुतनिक पहला मानव उपग्रह। अगर भारत का पहला मानव उपग्रह पूछा जाए तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट देश का पहला सैटेलाइट। और स्पेस में जाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो कौन है? राकेश शर्मा जी। और पहली बार स्पेस में जाने वाले जो फर्स्ट मैन इन स्पेस किसे माना जाता है, कौन है ये? यूरी गागरिन जी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है? तो यूपीआई फैसिलिटी फॉर एनआरआई कस्टमर आईसीआईसीआई ने शुरू करी है। इसमें क्या होता है कि जो भी एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जब ये विदेश जाते हैं तो वहां का इंटरनेशनल नंबर यूज करते हैं। तो पहले ये हो रहा था कि इंटरनेशनल नंबर से वो यूपीआई फैसिलिटी यूज जो उसका लाभ नहीं उठा पाते थे। तो और उसका लाभ उठाने के लिए इन्हें एक नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी या फिर नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता था। उसके बाद ही ये यूज कर पाते थे। बट आईसीआईसीआई ने एक नया फैसिलिटी लॉन्च किया है, जो कि एनआरआई कस्टमर अपने इंटरनेशनल नंबर से यूपीआई फैसिलिटी का जो लाभ है उठा सकते हैं। अगर आईसीआईसीआई की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। और इसके जो सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 ऑफ मई को। रेड क्रॉस डे मनाते हैं हम। और इससे जो इंपॉर्टेंट जो थीम हम देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस का जो थीम है वो क्या है? मैं खुशी से देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक पुरस्कार है। ये थीम है। ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ये थीम है 2024 का। अब ये क्यों मनाया जाता है? जो हेनरी डनेंट है, ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। और इनका बहुत योगदान है ना, ह्यूमैनिटेरियन के लिए। और ये जो 8 मई
1828 को इनका जन्म दिन है ना, इनका बर्थ डेट है। तो इसी डे पे हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और इन्हें फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1901 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वर्ल्ड रेड क्रॉस से संबंधित हमने जस्ट अभी देखा यूपीआई के बारे में। अगर यूपीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा जाए तो यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, फ्रांस। अगर यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश पूछा जाए तो नेपाल। और जो लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है, पेटीएम का पेमेंट बैंक। परंतु ये जो यूपीआई पेटीएम ने, आरबीआई ने इस बैंक को बैन कर दिया है। ये बैंक अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसको बैन कर दिया है आरबीआई ने। और भारत देश का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किसने किया था, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए नोट पर वो कौन सा देश है पूछा जाए तो इंडियन रीजन्स को कौन सा देश, नेपाल ने एक नोट लॉन्च किया है 100 रुपीज का। और इस 100 रुपीज में जो इंडियन रीजन है, इंडियन क्षेत्र है, वो अपने नोट पे दर्शा रहा है। तो इसका जो मेन विवाद इसने, और ये पहले भी ऐसा हो चुका है कि नेपाल ने एक मैप रिलीज किया और मैप के कुछ इंडिया के कुछ क्षेत्र को वो अपना क्षेत्र बताता है। तो इसका जो मेन जो विवाद है इसके बारे में हम जानते हैं। 1765 में क्या हुआ था, नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी। नेपाल में गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी, पृथ्वी नारायण ने स्थापना की थी। जो घोरकों ने भारत से सटे राज्य सिक्किम, गढ़वाल और कुमायूं पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब ये लड़ाई 18 से 14 से जो एक लड़ाई हुई 1814 और 1816 अंग्रेज और नेपाल के बीच में एक लड़ाई हुई। नेपाल ये लड़ाई जीत चुका था। लड़ाई के बीच ही 2 दिसंबर 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच एक सुंगोली संधि हुई। कौन सी संधि, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेपाल और भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई, सुगोली संधि। जो सुगोली है एक शहर है जो बिहार के चंपारण में है। ये संधि यह संधि है यहीं पर हुई थी। कहां पर, बिहार के चंपारण में ये संधि हुई थी। उसमें कहा गया था कि जो महाकाली नदी के पूर्व इलाके में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार होगा। जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी के जो पूर्व पर पड़ेगा वो किसका, नेपाल का अधिकार होगा। और पश्चिम का जो हिस्सा है वो किस पर, उस पर भारत का अधिकार होगा, है ना, भारत का अधिकार होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस विवाद की जो वजह है वो महाकाली नदी है, जिसे भारत में शारदा नदी भी कहते हैं। महाकाली नदी को हम लोग भारत में शारदा नदी के नाम से भी जान लेते हैं। नेपाल का दावा है कि जो महाकाली नदी है, नदी की मुख्य धारा लिम्पियाधुरा से, जो ये लिम्पियाधुरा है, से शुरू होती है। किसका मानना है ये, नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा से ये शुरू होती है। और भारत कहता है कि ये जो इसकी जो भारत का मानता है, महाकाली नदी की सभी धाराएं कहां से, काला पानी गांव में आकर मिलती हैं, यहाँ पे आकर मिलती है। कौन कहता है, भारत कहता है। और नेपाल कहता है कि इसकी सारी धाराएं जो है लिम्पियाधुरा से शुरू होती है। इसलिए इसे नेपाल क्या बोलता है, उद्गम स्थल मानता है नेपाल। और क्योंकि उद्गम स्थल जो लिम्पियाधुरा है वो लिपू लेक और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। लिपू लेक और काला पानी नेपाल का हिस्सा, ये बोलता है नेपाल। और भारत क्या बोलता है कि जो काला पानी में आकर सभी धाराएं मिलती हैं, ये इसलिए क्या है, इस नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा। भारत ये भी कहता है कि सुगोली संधि में मुख्य धारा को नदी माना गया था और ऐसे में लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा मानना गलत है, भारत ये बोलता है। और ये जो नेपाल का रुख यहाँ पे देख सकते हैं, महाकाली नदी लिम्पुधारा से निकलती है, इसलिए लिम्पुधारा, लिपू लेक और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। और भारत का हिस्सा जो महाकाली नदी काला पानी गांव उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए ये भारत का हिस्सा है। ये सुगोली संधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल के बीच, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी।
और इसमें यह तय हुआ था कि महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ के इलाके पर भारत और पूर्वी हिस्से की तरफ से के इलाके पर नेपाल का अधिकार होगा। अब इस रास्ते पर जो यहाँ पे जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु हैं, यहाँ पे एक सड़क बनाया गया और ये सड़क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सड़क के जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं, है ना? इस सड़क पर जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं और जो भारत ने जो सड़क बनाया था कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, उस पे आप सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर ये यात्रा की जा सकती थी, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपू लेक और जो भारत यहाँ पे जो सड़क बनी है और कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपका जो पहला रास्ता सिक्किम का नारथुला दर्रा और दूसरा रास्ता है नेपाल, तीसरा है उत्तराखंड। तो ये 3 रास्ते हैं, बट हमने जो भारत ने जो सड़क बनाया उससे आप इस कैलाश मनोवर मानसरोवर तक आप इजिली उत्तराखंड से आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसकी जो दूरी है कुछ बहुत कम है, जहां आपको सिर्फ 3 दिन लगेंगे। तो ये कुछ विवाद हमेशा से रहा है भारत और नेपाल के बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं 1765 में पृथ्वीनारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका नेतृत्व में गोरखों ने नेपाल के छोटे छोटे राजवाड़े और रियासतों को जीतकर मिला लिया। ठीक, उसके बाद 1790 में गोरखा ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। चीन ने तिब्बत का साथ दिया और 1792 में गोरखों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है नेपाल और भारत के बीच। तो नेपाल हमेशा विवाद करता है मैप को लेकर, इन्होंने अभी एक नोट जारी कर दिया। तो ये ऐसे कुछ ना कुछ हरकतें करता है जिससे ये कुछ वाद विवाद चलता रहे। हमको जो हमारे लिए एग्जाम से इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि नेपाल का ये फैक्ट है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आपको याद रखना है और एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जो आज का जो ये ये नेपाल और भारत के जो विवाद हैं से रिलेटेड आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली नदी आपको पूछ सकता है शारदा नदी को, महाकाली नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है शारदा नदी के नाम से भी भारत में महाकाली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखा जाए तो मणिपुर ने एक स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम लॉन्च किया है और जो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना इन्होंने स्टार्ट की है। 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचाने का प्रदान करेगा। 10 महीने बाद बच्चे को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो एक मणिपुर ऑन व्हील्स स्कूल ऑन व्हील्स शायद एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने आपको एक ये ऐड किया अपने स्लाइड में। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगर पूछा जाए कि नेपाल का कैपिटल, आपको याद रखना है नेपाल से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट न्यूज में, तो नेपाल का जो कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ पे जो नेपाली रूपी यहाँ पे करेंसी है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल जी है ना? काठमांडू क्या है यहाँ पर? काठमांडू कैपिटल है। नेपाली रूपी यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पोडले पोडले रामचंद्र पोडले। और पुष्प कमल दहल यहाँ के पीएम है। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि माइंडग्रो कंपनी ने एक माइक्रोचिप चिप लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर चिप है। माइंडग्रो कंपनी ने एक ये जो सिक्योरिटी सिक्योर आईओटी सिक्योर आईओटी नामक एक चिप लॉन्च किया है। और किसने किया है? माइंडग्रो कंपनी में। एक्चुअली में ये माइक्रो कंट्रोलर चिप है, जैसे जो आपके स्मार्ट वॉचेस, जो स्मार्ट डिवाइसेस पे ये चिप लगेगा। और ये जो कंपनी है आईआईटी चेन्नई के द्वारा, चेन्नई की कंपनी है ये,
माइंड्रो। और जो चेन्नई की जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर जो भी डिवाइसेस बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। तो इन्होंने एक सिक्योर आईटी माइक्रोचिप लॉन्च किया जो भारत का पहला माइक्रोचिप है। ये व्यावसायिक रूप से आपको देखने को मिलेगा है ना बिजनेस पे, और इसका ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। जो स्मार्ट डिवाइसेस में इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोचिप का। तो एग्जाम में शायद अगर पूछा जाए कि सिक्योर सिक्योर आईटी सिक्योर आईओटी नामक चिप किस कंपनी ने बनाया, तो आपको याद रखना है माइंडग्रो कंपनी। और माइंडग्रो कंपनी कहां पर है, ये चेन्नई में है, जो सेमीकंडक्टर्स बनाने का काम करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पुराने करंट अफेयर्स को देखा जाए तो हाल ही में किसे पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया राकेश सिंह जी को। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज जीता है, तो ये भावी मेहता जी हैं। आस्थमा डे कब मनाया जाता है, 7 मई को। आज हमने 8 मई को रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। आज रेड क्रॉस। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेज मई की कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को मनाते हैं हम लियोपर्ड डे, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे। और 4 मई को मनाते हैं हम कोल माइनर्स डे। 4 तारीख को मनाते हैं हम फायर फाइटर्स डे। तो 4 तारीख से ये इंपॉर्टेंट। 3 तारीख से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्रेस और लियोपर्ड इंटरनेशनल लियोपर्ड डे मनाते हैं। ये कुछ 4 तारीख से इंपॉर्टेंट। 5 तारीख को हम वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाते हैं। 6 तारीख 7 तारीख को हम मनाते हैं आस्थमा डे। और 8 मई को मनाते हैं हम रेड क्रॉस डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है मई से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछ सकता है। ला लीगा फुटबॉल जो टाइटल किसने जीता, रियल मैड्रिड में, और इनका 36th टाइटल है। सबसे ज्यादा बार ये टाइटल अपने नाम करने वाले रियल मैड्रिड बन चुके हैं। ये इन्होंने 36 टाइम ये टाइटल अपने नाम पे किया है, ला लीगा फुटबॉल। अगर फुटबॉल से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बात की जाए तो इंडियन सुपर लीग जो किसने जीता है, मुंबई सिटी ने जीता है, मोहन बगान को हराया है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, सिर्फ सर्विसेज ने जीता है, गोवा को हराया है। और ड्यूरेंट कप टाइटल जो वन 132वां टाइटल, तो ये मोहन बगान ने जीता है, ईस्ट बंगाल को हराया है। अगर मेंस अंडर 23 एशियन फुटबॉल कप पूछा जाए, चैंपियनशिप पूछा जाए, तो जापान ने जीता है। और जापान का ये सेकंड टाइटल है और ये पहला देश बन चुका है जो ये टाइटल दूसरी बार अपना ये टाइटल को अपना नाम किया है ना। 2 बार ये टाइटल जीत चुका है, एक कप जीत चुका है। मेसी से अगर कुछ फुटबॉल से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे बात किया जाए तो बैलेंडोर अवार्ड से मेसी को सम्मानित किया गया है और इन्होंने ये बैलेंडोर अवार्ड जीता है। 8th टाइम ये अवार्ड जीतने वाले, 8वीं बार इन्होंने ये प्राइज जीता है। और फीमेल कैटेगरी में एटाना एटाना बोनामाटी जी ने बैलेंडोर अवार्ड जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 5 बार बैलेंडोर अवार्ड अपने नाम पे किया है। अगर अंडर 19 फुटबॉल से बात किया जाए, इंडिया और बांग्लादेश को चैंपियनशिप घोषित किया गया जो वुमेन चैंपियनशिप अंडर 19 का। तो ये डिक्लेयर जॉइंट चैंपियनशिप है ना। रियल मैड्रिड देख सकते हैं आप, इन्होंने जो 36 टाइम ये अपने टाइटल अपने नाम पे किया है ला लीगा। और अस्थमा डे हम देखते हैं 7 मई को मनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश कैपिटल ढाका। और इसके जो मेंस अगर वर्ल्ड कप के जो नए ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, क्रिस गेल, युवराज सिंह और उसेन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वर्ल्ड कप मेंस जो होने वाला है 2024 का। ये देख सकते हैं आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2024 का वुमेन्स का हो रहा है बांग्लादेश। ये 9वां एडिशन है और होस्ट करेगा बांग्लादेश को। लास्ट ईयर कौन विनर थे आईसीसी वुमेन्स कैटेगरी में, ऑस्ट्रेलिया विनर थे। 2024 का जो 2026 होगा, 26 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा वो होगा इंग्लैंड में और वो होगा 10th एडिशन। पहली बार भी इंग्लैंड ही जीता था वुमेन्स कैटेगरी में। और आईसीसी ने अभी जो मेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें 26 रेफरी के नाम
ऑफिशियल्स घोषित किए, जिसमें से 6 रेफरी और 20 अंपायर आपको देखने को मिलेंगे। जो 6 रेफरी में से जवागल श्रीनाथ जी का नाम आपको देखने को मिला। और मेंस आईसीसी की बात की जाए तो ये पहली बार होस्ट कहाँ हुआ था? 2007 अफ्रीका ने होस्ट किया था। भारत ने ये खिताब अपने नाम पे किया था 2007 में। रनर अप पाकिस्तान। और रिसेंट में कौन जीता? इंग्लैंड ने जीता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, कोहली, विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन है इस आईसीसी में। युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल ब्रांड एम्बेसडर है 2024 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। और थॉमस कप और उबर कप पूछा जाए, थॉमस कप और उबर कप 2024 का चाइना ने जीता है। ये गेम बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है 2024 का। चाइना ने ये टाइटल अपने नाम पे किया है। और 17 टाइम टाइटल जीत चुका है थॉमस कप मेंस कैटेगरी में चाइना। 11th टाइम ये टाइटल अपने नाम कर चुका है उबर कप फीमेल्स कैटेगरी में। और भारत ने जीता 2022 में पहली बार थॉमस कप फीमेल कैटेगरी में। अब तक उबर कप हमें हासिल नहीं हो पाया। और पनामा के जो नए प्रेसिडेंट कौन बने? जॉस रॉल मोलिनो। देख सकते हैं 2024 का जो थॉमस कप हुआ उसमें चाइना ने मेंस और फीमेल कैटेगरी में दोनों ये टाइटल अपने नाम पे, उन्होंने अपने नाम पे किया। अगर खेल रत्न कुछ अब इम्पोर्टेंट बैडमिंटन से बात किया जाए तो अभी जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला, गुवाहाटी होस्ट करेगा, है ना। 2025 का गुवाहाटी में होस्ट किया जाएगा। केंटो मोमोटा जो जापान के बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर है, फेमस बैडमिंटन प्लेयर, उन्होंने रिटायरमेंट घोषित की। तो कुछ इम्पोर्टेंट बैडमिंटन से। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का चिराग और सात्विक जी को मिला है, खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फुटबॉल देख सकते हैं, हमने मुंबई इसके बारे में जस्ट अभी पढ़ा, तो कुछ और रिवीजन के लायक हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 1 तारीख, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 तारीख, फ्रीडम डे, हमने इसका भी रिवीजन कर लिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं मे से संबंधित। और इम्पोर्टेंट न्यूज, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो सुबोध कुमार जी को डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आपको इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि इन आयुष एस स्टैंड फॉर, और या फिर एच स्टैंड फॉर, ऐसे क्या है? तो सिद्धा होम्योपैथी आपको ऐसा सेलेक्ट करना है एग्जाम में। आयुष से बात की जाए तो यहाँ अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और यही बस आपको याद रखना है। नलिन प्रभात जी हैं जो कि एनएसजी के चीफ बने। सपना तिवारी जो डायरेक्टर ऑफ आईबी बने। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आपको देखने को मिलेगा। जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है, नेवी के चीफ है अभी, वाइस एडमिरल में स्वामीनाथ जी। ये हमने पढ़ा 3 मई को हम इंटरनेशनल लीपर्ड डे मनाते हैं। एयर इन कमांड इन चीफ पूछा जाए तो नागेश कपूर जी। ये नागेश कपूर एयर इन कमांड चीफ। अगर कपूर ये सरनेम से एक और चीज याद रखना, यूनिसेफ की न्यू ब्रांड एम्बेसडर, है ना। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? करीना कपूर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अभी जो हाल ही में न्यूज में चर्चित दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नेवी के चीफ, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जी, हम जापान ने जीता, ये कुछ वही इंपॉर्टेंट न्यूज हमने रिवीजन कर लिया है। अब बैलेंडोर अवार्ड, मेसी, एटेना बोनामाटी फीमेल कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में। फीफा की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। अब हम मिलेंगे कुछ 10 तारीख को कुछ नए करंट अफेयर्स, नए न्यूज के साथ। और संजय कुमार मिश्रा जी जो कि जीएसटी के नए एपिलेट रहे हैं, जो भी जीएसटी का विवाद होगा तो ये हेड बनाया गया, यही विवाद संभालेंगे। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश हो गया फ्रांस। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य असम। और सबसे पहले कब पारित किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अब किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित हुआ? वो 122, है ना। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। किस समिति के द्वारा प्रस्ताव रख सुझाव किया गया था जीएसटी का? विजय केलकर समिति। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज
रिलेटेड पैलेस्टीन के जो जर्नलिस्ट है उनको सम्मानित किया गया गुलर्मो कैनो प्राइज। जो पैलेस्टीन में वो ये जो इजराइल अटैक चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इनको सम्मानित किया। ये जो जर्नलिस्ट है, सिर्फ इन्हीं को नहीं, जितने सारे जर्नलिस्ट है, क्योंकि वॉर पे जाके फोटो लेते हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के वहां पे जो भी इंसिडेंट हो रहा है कैप्चर करते हैं। तो पैलेस्टीन पैलेस्टीन के जो भी जर्नलिस्ट जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सबको क्या प्राइस है उनके सम्मानित किया गया, गुलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 का। और ये जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड का ये फुल फॉर्म। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। थैंक यू।